के बाद इसको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यू नो वेरी वेल, मुझे इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। और फिर उसका इतना नाजायज इस्तेमाल किया गया कि हम जैसे लोगों को सामने आना पड़ा। और बहुत से ऐसे नीडी लोग हुआ करते थे, आप यकीन माने, जिन पर इतने भी पैसे नहीं हो रहे, लेकिन अपने घर से आकर अपने रिलेटिव के, अपने बच्चों के, अपने भाइयों के जो कस्टडी में हुआ करते थे उनसे आकर मिलने। तो हम लोगों ने उनके लिए बड़ा काम किया। और कुछ लोग क्या करते हैं कि वो हमेशा तरह से काम करते हैं और उसके लिए फिर वो मीडिया में इधर उधर देते हैं ताकि वो लाइमलाइट में रहे। लेकिन हमारा कोई ऐसा पर्पज है ना, हमको क्रिएटिव काम करने वाले लोगों में से रहे। इसी बीच मुझे इत्तेफाक ये एक अपॉर्चुनिटी मिली क्रिसेंट एजुकेशन सोसाइटी में। मैं लगभग 20 साल पहले मेंबर बना और वहाँ 2 मरतबा मैं सोसाइटी में ज्वाइंट सेक्रेटरी दो टर्म मैंने काम किया। दोनों स्कूलों में बतौर मैनेजर मैंने काम किया। यहाँ ये आपके क्रिसेंट एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल दरियागंज में, घटा मस्जिद के पास और मौजपुर में है। तो लिहाजा एजुकेशन के फील्ड में भी हम जितना कर सकते थे मैंने पूरी कोशिश की करने की। शायद आप लोग जानते हो, बाहर बिल्डिंग का बड़ा मसला था और बिल्डिंग खराब थी और नीचे गिरने वाली थी। प्रिंसिपल साहिबा ने लिख कर दिया, अहमद रशीद शेरवानी साहब दोनों चेयरमैन थे और एक बाकायदा कमेटी बनी और वो बिल्डिंग बनी। इसके अलावा जो टीचर्स के मैटर थे 8-8, 10-10 हज़ार रुपये से काम कर रही थी बेचारे, उनको फिर बाकायदा डिग्निटी के तौर पे उनको ग्रेड रखा। तो वहां पर बहुत सारे हम लोगों ने काम किए। अब रही बात जज्बे की, मैं तो सेंटर में पिछले 20 साल से मेंबर हूँ इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में। और जो लोग पहले से काम करते आ रहे थे ठीक है वो करते रहे, लेकिन अब हमारा आने का जो प्रोग्राम बना है वो सिर्फ इसलिए कि भाई पिछले 20 साल से वो पोजीशन उनकी ऐसे जैसे स्टेगनेंट वाटर और कोई भी काम वहाँ पर वो नहीं होने चाहिए, हो रहे हैं जो कि होने चाहिए। हमारे लिए बहुत सारे ज़रूरी काम है, एजुकेशन का काम है जो किया जा सकता है। इसके अलावा कम्युनिटी इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट का है, फैसिलिटीज टू मेंबर्स हैं। तो इन सब काम को करने के लिए इस एक विजन के साथ हम लोग सब अफजल अमानुल्लाह साहब के साथ इनके एसोसिएशन में हैं, इनके साथ में शाना बशाना काम कर रहे हैं। और आप लोगों से बस मेरी ये गुजारिश है कि पूरी टीम को आप लोग वोट भी दें, सपोर्ट भी करें, ताकि जो काम नहीं हो पाए हैं हम अपने प्रेसिडेंट के लीडरशिप में, इनके मशवरे और डायरेक्शन के तहत उन कामों को पूरा करें और आप लोगों की उम्मीदों पर पूरा उतर सके। खुदा हाफिज़। Now we have 2 other personalities. सुल्तान साहब जाएंगे नहीं आप? हाँ बैठिए, आपसे बात करनी है। इससे पहले कि मैं हाँ आपका बैलेट नंबर जो है 24 है बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के लिए। और आप बयाज साहब आपका नाम है, नहीं हमारे पड़ोसी भी हैं, खान कहना बहुत जरूरी होता है। खान के साथ में प्रॉब्लम है। हमारे शबीर खान साहब भी हैं लेकिन वो खान नहीं कर पाते, वो सिर्फ शबीर अहमद कर रहा है। उसमें मैं जरा सा यहाँ पे बात क्लियर कर देता हूँ। क्या है कि इसमें एक सिकंदर यार साहब भी हैं जो 33 नंबर पे है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में, और माई सेल्फ सिकंदर यार खान। तो ये एक जरा सा कंफ्यूजन है, जरा सा प्लीज इसको डिफरेंस इनकी खुशकिस्मती ये है कि वो खान नहीं है। अगर वो भी खान होते तो हमारे आपके लिए बहुत ही दिक्कत होती। तो लिहाजा खान हमारे पास एक ही खान है और उस खान के लिए आप वो तो खानों का खान है, इसको बात देखिए हमारे खान्स की तो बहुत अच्छा खासी है, लेकिन हमारे पास खान्स का एक बड़ा सरदार है जो आखिर में लेकर आएंगे।
लेकिन अभी फिलहाल इससे पहले कि मैं अपने भाई को बुलाऊँ, जो बहुत सीनियर हमारे पुलिस ऑफिसर रह चुके हैं, बहुत ही काबिल आदमी है। मैं सोचता हूँ कि एक दो मिनट अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने ताल्लुक से बता दूँ। मैं कमाल फारूकी हूँ और मैं अमरोहा से मेरा ताल्लुक है और बहुत ही गरीब ख़ानदान से मैं आया हूँ। मेरे वालिद साहब, आपने होटल का नाम सुना हो लाभोही, उसके अंदर वेटर थे और मैं बिल्कुल अपना बचपन जो है चांदनी चौक में बाकायदा जो पटरियों पर जुलाबे और मोज़े और पुराने कोट बेचते हैं, उसका करते करते मैंने हायर सेकेंडरी करी, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे नंबर से पास किया। उसके बाद B.Com ऑनर्स किया, फिर उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पर करी और चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के बाद फर्म भी बनाई जिसका पहले नाम फारूकी एंड कंपनी था। फिर बाद में हमने उसको बड़ा किया, उसका नाम KPM महारानी एसोसिएट बनाया गया और वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बात कहते हैं बड़ी खुशी होती है कि कम से कम आगे साथी मेरे साथ आगे ठीक है। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल वो आदमी जो कि बिल्कुल स्ट्रीट से निकल कर आया हो, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की क्या बल्कि दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सेंट्रल स्टेटमेंट ऑडिटर रहे और आई वाज द वन हु साइंड द फर्स्ट एवर लार्जेस्ट एवर शेयर इशू ऑफ public sector bank state bank of India. I was the 6th secretary. Alhamdulillah, I did that. I was for one of the time I was BOT member also. उसके बाद फिर इस कदर वहाँ जो भी चीज़ें देखी फिर बर्दाश्त हुई कि अपना घर पर बैठना ही ज़्यादा बेहतर समझा, लेकिन वो अच्छा भी हुआ क्योंकि उसके बाद सारी अटेंशन जो वो स्कूल्स पर लगी और अल्हम्दुलिल्लाह हकीम अब्दुल हमीद साहब के साथ में बेगम शाकिरा कलगी साहिबा के साथ में उनके शौहर और शबी अहमद साहब और हमारे सुल्तान इकबाल चौधरी साहब, जो हमारे इकबाल चौधरी साहब थे उनका इंतकाल हो गया, उनके साथ साथ यहाँ बैठे हुए थे। इकबाल चौधरी साहब के साथ में बैठकर हम लोगों ने काम किया और अल्हम्दुलिल्लाह ये कि स्कूल जो बिल्कुल एक बहुत ही मजे के कब्रिस्तान टाइप का था, तो हम लोगों ने जब किया तो यहाँ पर तो सिवाय सांप बिच्छू के और कुछ नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह आप अब देख रहे हैं कि आपकी ये स्कूल एक दिल्ली के जाने माने स्कूल में पहचाना जाता है। खुदा का शुक्रिया है कि तकरीबन 1800 से लेकर 2000 बच्चे हैं और NIS का और बाकी स्कूल्स और बाकी चीज़ें वो भी चलती हैं इसके अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह आपके यहाँ से जो कोएड स्कूल है और आपके बच्चे और बच्चियाँ जो हैं बहुत अच्छे नंबरों से पास हो गए हैं और दिल्ली के सब जो बड़े से बड़ा कॉलेज है, चाहे वो NSR हो, श्रीराम कॉलेज हो, हिंदू कॉलेज हो, उन सब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हम काम हासिल कर रही हैं और खुदा का शुक्र है कि यहाँ के बच्चियाँ और बच्चे जो हैं वो IIT वगैरह भी क्रैक कर रहे हैं। और उसी तरह से हमने और जगह भी स्कूल्स कायम किए और वहाँ भी कायम किए। मेरा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से बहुत ही जज्बाती लगाव उसके मूवमेंट के अंदर भी, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अपनी गुर्बत की वजह से वहाँ मैं दाखिला नहीं ले पाया, इसका मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। लेकिन उसका थोड़ा सा ये फ़ायदा हुआ कि उसके बाद में कोर्ट मेंबर रहा, चौधरी जनरल का भी रहा, बैंक्स का डायरेक्टर भी रहा, डेली मैनेजमेंट कमीशन का चेयरमैन भी रहा। अल्लाह ताला ने बहुत मौके दिए काम करने के, काम भी किए। शायद उन्हें से कोई एक आध काम ऐसा हो कि जो वक्त ज़रिया बन जाए, ऐसा लगता है मुझको। अल्लाह ताला ने बहुत ही अच्छी औलाद दी है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बेटा दानिश इज ऑल्सो ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही इज़ हेडिंग वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशनल फर्म ऑफ द वर्ल्ड अल्हम्दुलिल्लाह। I have got 2 daughters, highly qualified. One of them is the doctor, the other is the PhD. Their husbands are doing extremely well. One of them is Niyaz Faruqi Saab's son, another is Shabi Ahmed Saab's son. I am proud to be having a good family, and I am sure that inshallah, together with Abdullah Ahmed Saab and his team, we will do well. Just एक दो बातें मैं आपको कहकर अपनी बात खत्म करूँगा। हमारे पुलिस ऑफिसर बैठे हैं, सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, किसी को भी डांट कर बंद करके बैठ जाओ सर। इससे पहले कि ये कहें, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ICC जो है इसमें तो ICC नहीं है, माफ़ कीजिएगा, ICC जो है ना इस वक्त ICU के अंदर है, इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर। और इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर इत्तफाक की बात यह है, अजीब इत्तफाक है कि इस वक्त
जो मालिज है वो मालिज एक ऐसे ग्रुप को ताल्लुक रखता है, बल्कि ऐसे ग्रुप के जरिए ज़बरदस्ती थोपा गया है जो किसी भी तरह से किसी मुस्लिम इदारे के अंदर कोई काम नहीं करने देंगे। हमने अपनी दोनों यूनिवर्सिटीज़ का मैं नाम नहीं लूँगा, दोनों यूनिवर्सिटीज़ जो हमारे दिल के ग्रुप के साथ में हैं, उन दोनों यूनिवर्सिटीज़ के साथ में जो उन्होंने किया है रिसेंटली, जो अज़हर मिनश है, वो हमारे सारे इंस्टीट्यूशंस को, स्कूलों के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। और उन्होंने बहुत ही होशियारी से उन्होंने एक ऐसे आदमी को, जनाब मोहतरम इंद्रीश कुमार, मैं मोहतरम इसलिए कहता हूँ कि वो पूरे RSS के अंदर बहुत मोहतरम माने जाते हैं, और इसलिए भी मैं उनको ज़रा मोहतरम का लफ्ज़ बड़ी हैसियत दे रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे आपके लिए बहुत ही मोहब्बत रखते हैं, और वो ऐसी मोहब्बत रखते हैं कि वो उनका बस चले तो आपका कोई इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश नहीं होने देंगे। उन्हीं के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसे आदमी को हमारे सर पर थोपने की कोशिश की जा रही है। इनको कहा गया है सिराज कुरैशी साहब को कि भाई आपको अगर अपनी फैमिली बचानी है तो इन साहब को आप उसका प्रेसिडेंट बनाइए। और वो साहब जो है हालांकि पेशे से डॉक्टर हैं, लेकिन पता नहीं किस तरह का वो इलाज करेंगे। हमें नहीं पता कि वो हमारे इंस्टीट्यूशन का मसले जो बहुत ICU के अंदर है, पता नहीं इलाज करेंगे या उसको एक बाकायदा कोई ऐसा इंजेक्शन दे दिया जाएगा कि उसका सर्वाइवल भी मुश्किल होगा। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ख़तरनाक हैं, और हमें आपको इस पर मुहतात रहना पड़ेगा। मैं किसी के ताल्लुक से कोई नहीं कहता हूँ, लेकिन एक बहुत ही ख़तरनाक एक और चीज़ मैं आपके साथ गुजारिश करना चाहूँगा। एक और भी बहुत सीरियस एक इशू है, और बहुत वी आर टॉकिंग टू वेरी एनलाइटेंड गैदरिंग हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग बहुत ही सीरियस है। मैं एक बात को मेरी बहुत सीरियसली सोचिएगा। एक मैंने जैसे आपको सिराज कुरैशी साहब, हमारे सिराज कुरैशी भाई बहुत अच्छे आदमी, हमारे स्कूल के ताल्लुक से भी बहुत अच्छे थे, हमारे मेंबर भी थे, लेकिन उन्होंने आने जाना बंद कर दिया। लेकिन जो ये तो नहीं हो सकता ना सर कि आप भी हो और आपका बेटा भी हो और फिर प्रेसिडेंट भी आप ऐसा लेकर आए जो उसकी बेखूनी कर दे और इस्लामिक कल्चर सेंटर को नाबूद कर दे। ऐसा तो नहीं हो सकता, और मैं नहीं सोचता कि ऐसा आप कभी कुछ सोच भी सकते होंगे कि इस तरह का कोई वक्त आएगा। लेकिन उसी के साथ साथ हज़रात एक बात तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कोई ऐसा नहीं है कि एक ही दिन के अंदर ये IICC का बेड़ा गर्क हो रहा है। इसको आहिस्ता जैसे बिल्डिंग बनते तो बहुत टाइम लगा था। चौधरी आरिफ साहब और हकीम अब्दुल अली साहब और मुसल्ला साहब, अल्लाह ताला उन सबको करोड़ जन्नत नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान के अंदर और औलाद के अंदर सेहत तंदुरुस्ती और आफियत अता फरमाए। इसी तरह से हमारे यहाँ पर चौधरी इकबाल साहब, उनके साहबजादे यहाँ हैं, वो आजकल हमारे स्कूल के सोसाइटी के सेक्रेटरी भी हैं। ये सब लोग वो हैं, इनके वालिद साहब, जिन्होंने स्कूल कॉलेज के पढ़ाने के अंदर अपना फ़ोन दिया है। अब हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, और अब हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है कि जो अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में अपने अज़हर साहब का आपको भी खुद ही वो जब बताएंगे और बहुत सारी चीज़ बताएंगे, आपको पता चलेगा व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी ही इज, व्हाट अ टीम ही हैज़ ब्रॉट इनटू अस, इन फैक्ट व्हाट काइंड ऑफ टीम ही हैज़ मेड, मतलब ही हैज़ सेड दैट वी विल बी हियर ओनली टू वर्क, नथिंग एल्स। अगर हम जीते या खुदा न करे अगर हमें से कोई नहीं भी जीते या कोई भी ना जीते, still we will work for the development of the institution. We will not let it go to the downstream. That is what actually we will do it till our last time. We will do that. We will try to save it. Institution, you believe me. मैं आपसे हाथ जोड़ना का तो हमारा रिवाज नहीं है, लेकिन मैं आपसे इंतहाई अदब से दरख्वास्त करता हूँ, खुदा का वास्ता देकर आपको वास्ता करूँ, जिसको आप मानते हैं उसका वास्ता देकर कहता हूँ, ये आपका सेंटर आपके हाथ से निकल रहा है। Watch my words. ये सेंटर आपके हाथ से निकल रहा है। Either it is going to be under the hands of the RSS, or we are going to have a team which we have known for time together that they have been in a position to correct the whole thing. Third, we have a team which is only being head by a person who would be here only for 2.5 years, sir. Who would be here only for 2.5 years, because the ultimate age for a president is 75 years. Am I right, sir? It is 75 years. अब जो साहब अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो अगले 2.5 साल बाद जो है
वो 75 साल के कंप्लीट हो जाएंगे। अब आपको सोचना, हम किसी के खिलाफ बात नहीं करें, बहुत काबिल आदमी, बड़े सीनियर एडवोकेट हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। हम जब अफजल मानल्ला साहब आ कहाँ से गए? अफजल मानल्ला साहब तो एकदम से दिमाग में हमारे थे भी नहीं। हम तो हकीकत में डॉक्टर फारूक साहब के लिए कोशिश कर रहे थे, और डॉक्टर फारूक साहब से हमने ठीक है, हम आपके पास गए, सब लोग, मैं पर्सनली सबसे पहले गया, उसके बाद सब लोग गए मिलकर। उन्होंने कहा कि अगर कोई यूनानिमस कैंडिडेट होगा तो मैं आ जाऊंगा। हमने साहब ये बहुत मुश्किल है, यूनानिमस कैंडिडेट कोई वहाँ हो नहीं सकता, हम कितनी कोशिश करते हैं, कोई भी आखिर में खड़ा हो जाएगा तो आप यूनानिमस नहीं रहेंगे। तो हम लोग बिल्कुल हिम्मत हार गए थे। तो हमारे एक बहुत ही सीनियर, बहुत खतरनाक है IPS ऑफिसर है, मैं उनसे बहुत डरता हूँ, मैं माफ मांगते रहता हूँ, मुझे बहुत डांट पड़ती है उसको। तो वो कभी, और अभी भी आप यकीन मानिएगा, अगर किसी ने पड़ा तो वही साहब, तो वो उनके पास हम गए रात को। डॉक्टर, वो हमारी इश्तियाक कुरैशी साहब हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं बॉम्बे, बहुत सीनियर लॉयर हैं। तो हम लोग परेशान थे क्या करें, तो हम उनके पास जाकर गए, ये ऐसा कर लगता है। तो उनसे उनके पास हम गए, तो हम लोग वहाँ बैठे हुए थे, इश्तियाक साहब में और ये साहब। तो हम लोग कहने लगे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो उन्होंने अचानक कहा कि भाई एक अफजल अमानुल्लाह साहब के ताल्लुक से भी कुछ सोचना था। मैंने अपना सर पकड़ा कि यार अफजल अमानुल्लाह साहब के साथ तो मैंने इतना काम किया है, पूरे हज प्रोजेक्ट के ऊपर इतना ज़बरदस्त काम किया है, हमारे एक बुकलेट बाकी निकली थी, तो खुद बताएंगे, ये मैं बताऊंगा तो ज़रा गड़बड़ हो जाएगी। हमने इतना ज़बरदस्त काम किया था, मतलब हमारी समझ में नहीं आया। अगर मेरे साथ कोई प्रॉब्लम भी है, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है कि फैमिली मुझसे बहुत परेशान है, कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होती है, इमीडिएटली टेलीफोन निकाल कर, अभी हम बातें कर रहे थे, मैंने फौरन टेलीफोन निकाला, अफजल भाई पता नहीं कहाँ बैठे होंगे, मैंने कहा भाई कहाँ बैठे? अरे भाई कहाँ हैं आप? मैंने कहा लीजिए हम सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं। और हम लोग बैठे और हमने बात करी, और हमने कहा हम आपको इलेक्शन लड़ाना चाहते हैं। अरे क्या लाखों होते हैं। अच्छा, आप जो मजे के जब अपने दोस्त होते हैं तो उनसे बात बहुत मजाक पेश करते हैं, लेकिन हम पूरी उम्मीद है कि आप इस तरह का कोई मजाकिया बात नहीं है। तो वो मजे में कहा क्या बात करते हो फारूक साहब, लेकिन हमने मुश्किल तमाम उनको राजी किया, अल्हम्दुलिल्लाह राजी हुए। इज़ अ फैंटास्टिक पर्सन, ये जब खुद बतलाएंगे, शबी भाई ने खुद बतलाया है, बाकी खुद जब ये बतलाएंगे तो आपको हैरत होगी कि व्हाट अ मैन इज ही, व्हाट अ मैन इज ही। और इस आदमी ने बिहार के अंदर कोई आदमी IAS ऑफिसर ऐसा कर नहीं सकता मुसलमान जो इन्होंने किया है। जो बिहार के लोग वो इनको इस तरह से कर, और ये सिर्फ ये अगर आप इनके खानदान के ताल्लुक से मालूम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड फैमिली ऑफ बिहार। इन्होंने वो काम किया जो अगर काश के हमारे बाकी जो सीनियर IAS ऑफिसर्स अगर करीब किए होते तो पता नहीं हम लोग दिल्ली में और बाकी जगह पर क्या किए होते। खैर बहुत लंबी बात हो गई, लेकिन ही इज ए फैंटास्टिक मैन, एंड हम सब लोग जो है इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने हमारी बात मानी। अब हम जीते या ना जीते, लेकिन ये हमने तहैया कर दिया है कि हम अपने आखिरी सांस तक जितना भी है पूरी कोशिश करेंगे, और हम इस सेंटर को ना तो RSS के हाथ में जाने देंगे, और ना किसी पार्ट टाइम एडवोकेट के पास जाने देंगे, और ना किसी ऐसे आदमी के पास जाने देंगे जो कि पिछले 10, 15, 20 साल से उस इंस्टीट्यूशंस की मज़े के बाकायदा हर मज़े के जो सांस बची है उसमें से भी आहिस्ता करके उसका कुछ ही खतरे बचे होंगे, जिसको शायद हमारे अब्दुल रहमान साहब बचा पाएँ। इससे पहले कि अब्दुल रहमान साहब तकरीर करेंगे, बड़े मज़े की तकरीर होती है, उनकी बात सुनिएगा और उनकी बात गहराई तक सुनिएगा। लेकिन उससे पहले मैं दरख्वास्त करूँगा हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त जो परवेज साहब, जो परवेज भाई हैं, जो है जो बहुत ही सीनियर IPS ऑफिसर रह चुके हैं, बहुत ही तमाम किस्म के IPS ऑफिसर रह चुके हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा। और बहुत ही उम्दा बोलते हैं लेकिन बहुत मुख्तसर बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उनका कहने का मतलब था कि मैं बहुत कम बोलूँ। इन्होंने अपनी उम्र की तजुर्बा का फायदा उठाने की नाजायज़ कोशिश की, और ये डाल है पुलिस अफसर को पुलिस अफसर का सब ये रहेगा तो आप लोग अमन चैन से सोने कैसे करेंगे। तो पुलिस को दुरुस्त भी रहना है और सख्त भी रहना है, और सॉफ्ट उस वक्त होना है जब जस्टिस करना है। तो ये बहुत खुशी की बात है कि अब्दुल्ला साहब ने, कुछ लोगों से हमने कहा कि शायद ये तैयार नहीं होंगे, बहुत सी कोशिश हो रही थी लेकिन तैयार हुए आपके सामने।
और हमारे अफजाल भाई अपने बारे में सही इंट्रोडक्शन में कई सब बात बता भी नहीं पाते हैं, लेकिन मैं ज़रूर कुछ चीज़ें बताऊँ क्योंकि हम दोनों बड़े भाई हमारे हैं, हम दोनों का कैडर ही है बिहार का कैडर। बाद में डिवीजन हो गया, झारखंड हो गया, तो मैं लास्ट पोस्टिंग वाज माय डीजीपी झारखंड एंड मोस्टली आई हैव सर्व्ड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई वाज द पीएस टू द यूनियन होम मिनिस्टर एज वेल लॉन्ग एगो। और मैं आपको बताऊं कि मैं अकेला माहिर एक लाइफ मेंबर हूँ तो इसका बेनिफिशरी भी हूँ इस सेक्टर का। उस ज़माने में आरिफ चौधरी साहब मरूम जब थे और हकीम साहब थे, वजात अब्दुल्ला साहब चेयरपर्सन हुआ करते थे, और फिर लोगों को बुला के कहाँ से हम लोग को तलाश किया कि कितने मुसलमान लड़के हैं जो क्वालिफाई किए हैं। मैंने भी क्वालिफाई किया था, मीन्स 3-4 टाइम्स हम लोग का मॉक इंटरव्यू हुआ, उसमें सिलेक्शन मेरा हुआ और भी 2-3 लोगों का हुआ। तो मेरा तो जज्बा उस वक्त से बहुत ज़्यादा है इससे अटैचमेंट। तो मैंने जितने इलेक्शन से सब देखे हैं ज़्यादातर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहा हूँ। और मैं अफजाल भाई के बारे में आप एक ऐसी शख्सियत है जो अपने बारे में बहुत मुझे मालूम है, नहीं बोलेंगे ज़्यादा, तो ये है कि उनके जो कंट्रीब्यूशन है वो ऑल ओवर पब्लिक डोमेन में है। किसी के बारे में बताया जाए तो उसमें कई चीज़ें होती हैं। आप लोगों को आप देखना है कि हमारे सेंटर को एक थिंक टैंक होना था, एक इंटरफेथ एक प्लेटफॉर्म होना था, जहाँ पे जो मैंने PhD किया है डिजास्टर मैनेजमेंट में, तब मुझे मालूम हुआ कि कौटिल्य का एहसास जब तक नहीं आप कोट करेंगे तो PhD एक्सेप्ट ही नहीं होगी कि किस तरह से उस ज़माने में कौटिल्य जिसको लूट लाइब्रेरी में पढ़ते हैं वो का जो एडमिनिस्ट्रेशन का एहसास, और हमारे शेर शाह सूरी ने जो इतनी बड़ी दिल्ली से दौलताबाद और वहाँ तक उन्होंने चिटागोंग से सड़क उनको स्टडी होती है, अकबर बादशाह पर स्टडी की जाती है। तो ये कौन से लोग हैं? क्या हम लोग का जो ऑडिटोरियम है, जैसे मैं सिविल सर्विसेज ऑफिसर इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, तो कैलेंडर आ जाता है एक हफ्ते का, फोर्टनाइटली कैलेंडर आता है कि यही एक्टिविटीज़ है। तो हम जो हमारे पिछले प्रेसिडेंट साहब थे उनके साथ 20 ईयर्स तक एक ही बात करते रहे, बिल्डिंग तो मुसा नज़ीर साहब के पीरियड में बिल्कुल तैयार हो गई थी, जो स्टील सेक्रेटरी थे माशाल्लाह। तो ये बिल्डिंग के बारे में मैं बताऊँ, बिल्डिंग की जो इमारत खूबसूरत क्या उसकी वैल्यू नहीं होती जब तक उसके कारनामे उसमें एक्टिविटीज़ क्या है वो इम्पॉर्टेंट। एक्टिविटीज़ क्या है? अगर बहुत खूबसूरत कोई रेस्टोरेंट मिल जाए दिल्ली में, बड़ा शोर होता है, भाई खाना चलो खाते हैं, 2 महीने जाएंगे आप पता चल जाएगा इनका खाना खराब नहीं है। हम जाए तो इसलिए मैं इंडिया बगल में इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है IIC, एक ही उसमें कम है, IICC है, वहाँ IIC है। तो वहाँ पे दो फर्क देखिए, पूरी लिटरेचर आ जाता है पूरा वहाँ का। मैं लिटरेचर कमेटी का मेंबर भी हूँ, मेरे जो खाना क्लब में भी इलेक्टेड पर्सन, वहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल होता है। आप लोग सोचिए कि आप खाना खाने के लिए ये सेंटर बना, शादी खाने के लिए सेंटर बना, इसमें गालिब के ऊपर जो अपने ज़माने के वर्ल्ड का सबसे बड़ा पोर्ट था ज़ियाउद्दीन बरनी, अब्दुल बतूता, ये लोग जो आए, तो ऐसी क्या सी चीज़ है। कभी एपिक्स मूवी भी हम दिखा सकते हैं अपने मेंबर्स को। तो ये फिर जब आप सेंटर पे जाते हैं तो आपको लगता है कि कोई पूछने वाला कि नहीं, इसकी ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत है, प्रोसेस रीइंजीनियरिंग की। तो ये सारा विज़न हमारे प्रेसिडेंट के पास है, लेकिन हम लोग सारी चीज़ें विज़न इसलिए नहीं बता देते कि कुछ चीज़ें जो मैंने व्हाट्सएप पर लिखा देखा वो छोड़ दो। तो ऐसा वो विज़न है कि ऐसा फर्क हो जब आप सेंटर में जाएँ, सभी मेंबर्स हमारे, तो उनको महसूस हो कि पहले वो कोई आदमी रिसेप्शन हो जो आपको रिसीव करे। वहाँ पे इतनी कमरे इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक कमरे में से आप उसका पलंग वगैरह सब हटा दीजिए, उसमें कॉफ़ी टेबल रखिए, उसमें फिल्मार रखिए, हिंदी उर्दू मस्तूरात का अलग रखिए और दूसरे लोग अलग कीजिए, कहाँ इस्तेमाल कीजिए। अगर आप आते हैं तो आपके पास तो उसी कॉरिडोर में घूमते रहते, जगह नहीं मिलती। किसी इदारे में ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ पे कि मेंबर्स के अब्सेंस में कोई भी नॉन मेंबर्स आकर के खाना खाए बैठा रहे और मेंबर्स आकर के खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं। हमारे 2 UPSC के मेंबर्स, एक बैचमेट थे, सीनियर थे, उनको बुलाया और हमको फाइनली सरस कुरैशी साहब ने फ़ोन उठा लिया, तो कोई रास्ता निकला कि उनको बैठने के लिए हमारे बोर्ड में। तो हमारे जो हमारे आपके जो तो क्या चीज़ है, आपके जितने कैंडिडेट्स हैं वो कौन से लोग, वो लोग हैं जो 20 साल जिन्होंने काम किया। तो जब मैंने एक AGM में 2016-17 एग्जैक्ट याद नहीं है, पूछा सबसे कि जितने मंच पर बैठे हुए लोग हैं, आप बताइए कि आपका 3 कंट्रीब्यूशन क्या है, 3 बता दीजिए। तो एक साहब ने तो 1-2 बताया भी, और 2 मेंबर जो है BOT के उसी वक्त रेजिडेंशियल लेटर लेके, नॉट टू बी नेम्ड पर्सन इज वेरी अनवेल,
वेरी सैड अल्लाह उनको शिफा हासिल करे। लेकिन हमने उन्होंने रजिस्ट्रेशन ऑफर कर दिया हमारी इस तकरीर पे, पूरे भी मेंबर्स के बिहाफ पे मैंने बोला कि साहब आप बताइए कि क्या कंट्रीब्यूशन है। मैंने आपके सारे इलेक्शंस में बड़ी बड़ी चीज़ें सुनी है कि ये खोला जाएगा, वो खोला जाएगा, मुस्लिम के बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाता है अच्छे बड़े स्कूलों में, आप नोएडा में भी खोलेंगे, यहाँ भी खोलेंगे, वहाँ भी खोलेंगे, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन अभी कुछ है नहीं, इसलिए हम जाए। तो हमारा ये जो सेंटर है, तो ऐसे 3 सेट्स ऑफ पीपल आर देयर इन देयर, फर्स्ट सेट ऑफ पीपल आर देयर जो 20 साल वहाँ रहे, उनका डिलीवरेबल कुछ नहीं है, कोई उनके पास नहीं है कहने के लिए कंट्रीब्यूशन कि आपने पिछले 20 साल में काम किया। तो आपको शर्म नहीं आती है कि दोबारा आपके सामने आते हैं कि साहब हमको फिर ब्यूटी में बनाइए। आप जितने भी जो पैनल है, स्कोप और पैनल, उसमें आप देखिए वो कौन से लोग हैं 20 साल के बाद में उनका दिल नहीं भरा। रेली जिमखाना क्लब, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, CSY, CCI में मैं बोल रही हूँ, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, एसोचैम, दो बार से ज़्यादा नहीं बनते। दूसरी चीज़ है कि अगर आप एक बार कोई इंसान, एक और भी नई चीज़ हो रही है कि कोई इंसान अगर एक बार एक बड़े इदारे में इलेक्शन हार जाता है, तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि अगर मैं कभी लड़ूँ इलेक्शन किसी जगह और हार जाऊँ तो दोबारा में, मेरे जानकारी में दिल्ली जिमखाना क्लब, IIC में कोई हिस्ट्री नहीं है, वो सही नहीं है। दूसरी चीज़ है कि उसमें इज इट नॉट द ओल्ड वाइन इन द सेम द न्यू वाटर, दिस इज अ वेरी सेफ कम्युनिटी कि वो 20 साल तक आपका कोई डिलीवरेबल्स नहीं था, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो जब मैं व्हाट्सएप कॉल पे पूछता हूँ कि आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं या ब्यूटी में मेंबर्स भी दोबारा बनना चाहते हैं 20 साल के बाद, वो सिराज कुरैशी हो या कोई, तो क्या आप पहले ये बताइए कि उसका हिसाब दीजिए मेंबर्स को कि आपने 20 साल तक क्या किया। आप 3 साल दीजिए, लिख के बताइए, कहते हैं वक्त आएगा दे दूंगा, नहीं आप बताइए पहले, उसके बाद तो बताइए आपका विजन क्या है, आपका रोड मैप क्या है, आपका शॉर्ट टर्म रोड मैप क्या है और आपका लॉन्ग टर्म रोड मैप क्या है, वो बताएं। दूसरी, इसका मतलब आपका वेस्टेड इंटरेस्ट था, दोबारा क्यों आना चाहते हैं? इट मींस यू वांट टू परपेचुएट द वेस्टेड इंटरेस्ट, यू आर देयर इन द इलेक्शन फॉर द सस्टेनेबिलिटी ऑफ योर पास्ट वेस्टेड इंटरेस्ट। और क्या हो सकता है इसका कोई जवाब उनके पास? आप मांगेंगे तो नहीं देंगे, दे वांट टू सस्टेन देयर पास्ट इंटरेस्ट। ये वो लोग, कुछ ऐसे लोग भी आना चाहते हैं जिनका कोई इंटरेस्ट है, द नेचर ऑफ द इंटरेस्ट में भी पॉलिटिकल, द नेचर ऑफ द न्यू इंटरेस्ट में भी बिजनेस, नहीं होने देना चाहिए। ऐसा कौन सा इंसान है जिसके पास इल्म भी हो, जिसके पास सलाहियत भी हो, जिसके पास तजुर्बा भी हो और उसके पास पूरा वक्त हो? कंट्रीब्यूशन की उर्दू हमको अच्छी से मालूम नहीं है। मैं कहना चाह रहा था कि हमारे अफजल मोल्ला साहब ही एक अकेले वाहिद एक कैंडिडेट हैं उसमें जिनके पास इल्म का कोई मुखर नहीं है। इसके फिनियर में तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई नहीं है और ये तो माशाल्लाह हार्वर्ड से पब्लिक पॉलिसी में भी इन्होंने किया है, सिस्टम से किया है। वो इल्म भी है, इनके पास सलाहियत भी है, तजुर्बा भी है। इस सब में सबसे मकबूल क्या चीज़ है? वो होता है जज्बा। ऐसे लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े ओहदे पर हैं, वो भी इलेक्शन में हैं। अगर जज्बा होता तो आज 20 साल में इसका वकार इतना छोटा नहीं होता। हमारे अफजल मोल्ला साहब के पास जज्बा है, सबसे बड़ी चीज़ है। जज्बा नहीं है, आपकी एजुकेशन, आपकी तालीम, आपका जो भी ये है सलाहियत, ये बिल्कुल बेकार है। आपके पास जज्बा होना चाहिए। ऐसे बहुत से ब्यूरोक्रेट्स हैं जब इनके पास जो अपने हमारी कम्युनिटी में शेख से क्या जाए, अगर कोई मुस्लिम आदमी काम लेके चल जाए, सोचते हैं कैसे ये इंसान जल्दी से जाए। ऐसे उसी तरह से यहाँ पे हमारे पास जज्बा है, हमारे अब्दुल मोल्ला साहब के पास, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको उम्मीद है कि ये ऐसा बना देंगे जिस तरह से इन्होंने अपने खुद ही बताएंगे कि इन्होंने में जब थे एज ए काउंसिलर जनरल तो क्या काम किया, बिहार में कम्युनिटी के लिए क्या काम किया जो कहीं नहीं किया गया है। और रिटायरमेंट के बाद 3 बड़ी कमेटी के अगर आप गूगल पे जाएंगे तो इन्होंने चेक किया, वो उस कमेटी के बारे में आप पढ़ेंगे कि उसका इन्होंने कंट्रीब्यूशन क्या है। उम्मीद है इंशाल्लाह कि आपको फख्र होगा, ऐसे इंसान को चुनिए जिसके पास जज्बा हो, इस सेंटर को एक नेशन का आपकी आवाज़ बना सके एट द स्टेट लेवल, एट द नेशनल लेवल, एट द इंटरनेशनल लेवल। थैंक यू। इससे पहले कि हम जो हमारे चीफ स्पीकर हैं उनसे कहेंगे तो हम चाहेंगे कि जो ऑडियंस में से भी 1-2 लोग हैं दरख्वास्त करेंगे कि वो तशरीफ लाएं
और अपने पॉइंट ऑफ व्यू बताया। अगर आप में से भी कोई क्वेश्चन हमको पूछना चाहेंगे हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको पूछना चाहेंगे जरूर बताइएगा। सबसे पहले हम दरख्वास्त करते हैं। सबसे पहले साजिद मलिक साहब, अगर साजिद मलिक साहब प्लीज आइए। लेकिन मैं दरख्वास्त ये करूँगा कि मुख्तसरन और बहुत ही पॉइंटेड क्वेश्चंस बात किए जाएंगे तो हम लोग ज़्यादा बेहतर उसको कर पाएंगे। शुक्रिया बहुत। भाई देखिए टीम नहीं बोलवा रहे हैं, कोई देर हो गया आधा टीम ने इसको तो पहले बोले थे वो बुलाइए। इस्लाम ने को नहीं, आप फिक्र न कीजिए, हम बराबर में जगाते रहेंगे। हाँ भैया, ये जो वोट करेंगे वो ये सोच के करेंगे कि इस्लामिक सेंटर के लिए क्या बेहतर है, जो बेहतर होगा वही सोच करके हम लोग वोट करेंगे। तो यहाँ जो 4-5 पैनल है यहाँ से लोग लड़ रहे हैं, अगर पैनल के लोग, उसमें हमें देखना है कि सबसे बेहतरीन पैनल किसका है, प्रेसिडेंट का कैंडिडेट कौन बेहतर है। तो जो हम देखते हैं तो उसमें सबसे बेहतर जो कैंडिडेट है वो अफजल भाई है, क्योंकि ये है ही है अफजल, और साथ में अमानुल्लाह भी। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में, अफजल भाई के बारे में ये बताऊंगा कि अफजल भाई के साथ 3 फैक्टर है। एक है आर फैक्टर, एक है एफ फैक्टर, एक है बी फैक्टर। आर फैक्टर में ये बहुत मजबूत है और बहुत काबिल है, और बी फैक्टर में भी बहुत काबिल है, और एफ फैक्टर में ये 0 है। अब मैं बताता हूँ फैक्टर क्या है। रीजन के मामले में अफजल भाई का कमाल है, किसी चीज़ का रीजन कैसे क्रिएट करना है उसमें इनको महारत हासिल है, और विजन भी इनके पास जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त है कि मैं बता नहीं सकता। और जो मैंने एफ कहा, एफ है फेट, जिसमें ये 0 है, क्योंकि ये फर्जी बात नहीं करता, इसीलिए मैंने कहा एक जगह ये 0 है। अफजल भाई बिहार में होम सेक्रेटरी रहे भी हैं 2006 में। तो अफजल भाई जब होम सेक्रेटरी बिहार में हुए तो ये उनका सब्जेक्ट नहीं था, वहाँ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में, कब्रिस्तान माइनॉरिटी डिपार्टमेंट में ये उनका सब्जेक्ट नहीं था, और वहाँ कब्रिस्तान को लेके पूरे बिहार में डिस्टर्बेंस रहता था, क्योंकि सारा कब्रिस्तान कहीं ना कहीं डाकुओं ने कब्जा कर लिया। अब अफजल भाई का रीजन देखिए, जब ये होम सेक्रेटरी हुए तो मुख्यमंत्री को किस स्टाइल में समझाया वो मैं बताना चाहता हूँ। सीएम को इन्होंने बोला कि मैं होम सेक्रेटरी हूँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है बिहार का तो एक बड़ा प्रॉब्लम है। तो सीएम ने पूछा क्या, वो बोला कब्रिस्तान का मामला जिसकी वजह से हर जगह छुटपुट दंगा होता रहता है, जब तक हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं करेंगे। ये का तो होम डिपार्टमेंट था, कब्रिस्तान का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये अपने रूटीन से बाहर गए। मैं ये कहता हूँ दूसरे लफ्जों में कि जो रूटीन वर्क करता है वो मुझे पसंद नहीं, रूटीन से बाहर जाके क्रिएटिव काम करो, आप क्रिएट करो चीज़ें, उसमें भी ये बहुत महारत हासिल है। अब उन्होंने सीएम को ये समझाया कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे लिए बड़ा प्रॉब्लम है। तो सीएम को जब इन्होंने समझाया तो पहली बार इन्होंने 50 करोड़ रुपया, अरे भाई अभी तो शुरू किया है ये, अफजल भाई मैं तो कहीं बोलता नहीं, बुलवाया भाई। तो अफजल भाई ने सीएम को समझाया और 50 करोड़ रुपया कब्रिस्तान के लिए सैंक्शन करवाया, और उसके बाद इन्होंने उसको होम में लिया और पुलिस लगा के सब जगह बिहार में कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाई। अगर ये सिर्फ रोटी वर्क वाले होते तो मेरा क्या लेना है, ऐसे भी ब्यूरोक्रेट बिहार में है, ये मेरा काम नहीं है, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। तो इनको काम करने का शौक है कि नहीं क्या क्या हम अच्छा कर सकते हैं। अब आगे मैं आपको बताऊं कि इन्होंने एक दिन सीएम को कहा कि सर माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है, 10th में मैट्रिक में बहुत कम बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, तो मेरी राय में यह है कि उनको प्रमोट करिए। सीएम ने कहा कैसे, बोला सर आप अनाउंस कर दीजिए कि जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न लेके आएंगे उनको हम 10,000 रुपया देंगे। ये अफजल भाई ने सीएम से कहा के करवाया, और दूसरे साल से मुसलमान के बच्चे काफ़ी फर्स्ट आ गए, मैंने बढ़ गया। मतलब आप समझिए
कि पहले अगर 100 आते थे, 200 आते थे तो 5 गुना बढ़ गया। ये अफजल भाई की देन है। नहीं तो अफजल भाई को तो मेरा क्या लेना। तीसरा, बिहार में भागलपुर में दंगा हुआ था और लालू जी ने 27 केस जो है बंद करवा दिया था, क्योंकि उसमें सारे लोग लालू जी के इन्वॉल्व थे, सबको सजा हो गया था। जब अफजल भाई होम सेक्रेटरी थे तो सीएम को समझाया कि आप तो इंसाफ परस्त आदमी हैं, इंसाफ करने वाले हैं, बड़ा बड़ा डिसीजन लेते हैं, तो सर क्यों नहीं उन लोग के साथ इंसाफ हो जाए जो 27 केस बंद हुआ है, सर उसको रीओपन करवा दिए। और अफजल भाई ने उस केस को रीओपन करवाया और उसमें सारे लोग को उम्र कैद की सजा हुई। तो ये सारा काम उन्होंने किया आउट ऑफ वे जाकर के, तो सलाहियत थी तब ना, तो कहते मेरा क्या लेना था, हमें जिस डिपार्टमेंट में उसको देखना है। उसके बाद वही दंगा पे जितने लोग प्रभावित हुए थे, अफजल भाई ने सबको कंपनसेशन दिलवाया। और कैसा कंपनसेशन? वैसा जैसे 84 के दंगे में दिल्ली में जो सिख प्रभावित हुए थे, जिस तरह उनको कंपनसेशन मिला था, वैसा कंपनसेशन दिलवाया अफजल भाई। अफजल भाई बिहार में जल संसाधन के भी सचिव थे, तो वहाँ हर साल 15 से 20 बांध टूटता था और हर साल बाढ़ आता था और गंदगी में प्रभावित होते थे। दूसरे भी जल संसाधन के सेक्रेटरी थे, वो भी इस काम को कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। अफजल भाई जब रहे तो वो 15-20 बांध जिस टूटता था, अफजल भाई के टाइम में नहीं टूटा। रीजन, क्योंकि अफजल भाई ने 365 में 200 दिन लगाया उस बांध को देखने के लिए कि कहाँ डैमेज हो रहा है, जो डैमेज उसको उन्होंने टाइम से पहले रिपेयर करवा के रखा। नतीजा ये हुआ कि वो बांध नहीं टूटा और लोग बाढ़ से प्रभावित नहीं हुए। तो अफजल भाई में सलाहियत इतनी है काम करने की कि इस्लामिक सेक्टर को तो सलाहियत वाला आदमी चाहिए ना, जो उसको ऊपर ले जा सके, विजन वाला आदमी चाहिए। तो दवा खाने के लिए जगह है नहीं। इस्लामिक सेंटर को अफजल भाई से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप जीते तो आप उसको ऐसा बनाइए कि उसका मेंबर जब कहीं जाए तो उसको फख्र महसूस हो, विजिटिंग कार्ड देते हुए कि हम इस्लामिक सेंटर के मेंबर हैं। अच्छा, जाना चाहते हैं? अच्छा भाई, बोलना तो बहुत कुछ था, लेकिन क्योंकि टाइम कम है तो अफजल भाई को मैं देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अफजल भाई बोले तो ज्यादा अच्छा है। क्या है अपने बारे में बोलना बहुत अच्छा मैं हमारी ख्वाहिश है कि देखिए 2-3 मिनट अगर हम लोग बोल चाहें तो ज़्यादा हम कुछ पाएंगे, और अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन 1-2 लोगों के नाम मेरे जहन में थे। अगर जावेद इकबाल साहब तशरीफ ला सकते हो, जावेद इकबाल साहब डॉक्टर साहब, अगर आप आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। आप माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सटीक और बहुत मुख्तसर बोलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए तशरीफ लाइए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि अपनी बात रखना चाहूँगा। 20 सालों से इलेक्शन के उतार को लोगों ने देखा, और अभी आज के माहौल में अगर आप सही देखें, डॉक्टर माजिद, मिस्टर इमरान अहमद, सलमान खुर्शीद, ये तकरीबन एक ही तरह के वोट बैंक को आपस में ही बांट रहे हैं। और मैं यूं कहूं कि डॉक्टर माजिद और मिस्टर इमरान अहमद, ए टीम और पी टीम, ज्यादा फर्क नहीं है।
अगर उनके जो लोग पैनल में हैं और बड़ा गौर से अगर आप देखें तो सलमान खुर्शीद साहब के पास जो सिराज कुरैशी साहब के लोग थे ज्यादातर उधर चले गए। वोटिंग पैटर्न उनका कहीं बदलेगा नहीं। आप यूं माने कि 3 पैनल जो है एक पैनल से लड़ रहा है, वो पैनल है मिस्टर अतर नजम का। बाकी जो दूसरे लोग हैं वो कहीं पे खड़े नहीं। बहुत ही बैलेंस पैनल है अब्दुल अब्दुल्ला साहब का, और मैंने कोशिश किया है कि मैसेज ना थे, छोटे क्लिप जो गाने के होते हैं उसमें अब्दुल अब्दुल्ला साहब की चीजें लोग पसंद करते हैं जी सर। और कोशिश उनकी यही होती है कि अब्दुल अब्दुल्ला साहब की बातों को सुने, उनकी टीम के लोगों को सुने। एक बैलेंस टीम है और बिल्कुल अब हिम्मत ना हारे। मैं तो अब भी कह रहा हूं कि यू आर एट द टॉप, कहीं कोई कोताही नहीं हुई है इंशाल्लाह। वोट बढ़ रहे हैं सर, वोटों का जिस तरह से डिवीजन हो रहा, अगर मान लीजिए हम ये मान लें कि डॉक्टर माजिद जीत रहे हैं, तो डॉक्टर माजिद 20-25 लोगों को रोजाना टेलीफोन कॉल करता है। जीता हुआ आदमी कॉन्फिडेंस में होता है, गली कूचे मोहल्ले शहर न जाने कहाँ घूमा है। अरे क्यों घूम रहे भैया? जो पैसे बर्बाद कर रहे हो उन पैसों को कहीं और भी इस्तेमाल किया जाता है। फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज बहुत ज्यादा है उनके सामने। तो मेरा ये मानना है कि तादाद से बिल्कुल न जाइएगा। वहाँ कोरमा बिरयानी का और कबाब का अच्छा इंतजाम है, इसलिए हर तरह की पार्टी के लोग आ रहे हैं। मुझे लग रहा आधा निजामुद्दीन तो कम्युनिटी सेंटर ही में हो। यहाँ पे जो लोग हैं बिल्कुल सेलेक्टेड लोग हैं, डेडिकेटेड हैं, डिवोटेड है। और जैसा कि कमाल फारूकी साहब ने कहा कि थोड़ी सी हिम्मत और करें। कल था मैं सलमान खुर्शीद साहब का एक प्रोग्राम था, उसके बाहर में था और लोगों से ओपिनियन लेने गया। बताओ यार क्या चल रहा है, मुझे बताना कि अब्दुल मौलाना साहब को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ इसलिए जो है। लोगों ने कहा यहाँ कोरमा बिरयानी निहारी खाने आते हैं। बाकी बताओ सर, तो ये 2-3 चीजें हैं जो अब्दुल मौलाना साहब को ख्याल रखना चाहिए। बड़ा क्रूशियल पीरियड है, बाहर से वोट आने शुरू हो गए या बस आने ही वाले है ना सर, आने की बड़ा क्रूशियल उनको अपील देनी होगी। कहीं ये दिल्ली एनसीआर के चक्कर में हमारे बाहर के वोट मिस हो जाए। That is what is very important to keep them updated। और दूसरी चीज ये डोर टू डोर करें। जामिया नगर का इलाका मैंने देखा एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहा है। ही केम अराउंड 10:30 नॉक किया जावेद भाई, और मैंने कहा यहाँ पे बैठा रहे हो भैया 10:30 बजे। तो बोला यार ये घर पे मिलने में बता कुछ चाय पिएंगे। ही केम अराउंड। तो इस तरह की चीज आप ग्रुप में जाए, हो सकता है पूरा पूरा पैनल नहीं जा सकता है, लेकिन कम से कम निजामुद्दीन का एरिया है, प्लान करें और दैट इज बेस्ट थिंग आई थिंक वी कैन मेक इट। और मैं ये कह रहा हूँ कि सर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये शेर याद रखिएगा और आखिर तक 11 तारीख तक याद रखिएगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जोर तो हमारे कैंडिडेट को देखने के बाद ही पता चल जाएगा। आधे लोग तो वैसे ही इंशाल्लाह ठीक है, डोंट वरी। मैं दरख्वास्त करूंगा शायद एडवोकेट साहब से, शायद एडवोकेट साहब शायद आइए। आप कमजोर इतने क्यों हो गए? बहुत दिनों बाद मुलाकात है। और अल्लाह ताला जिस हाल में रखे उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है। एक चीज़ ये है। और अस्सलाम वालेकुम हज़रात, ख़वातीन व हज़रात, बहुत माज़रत के साथ बहुत थोड़े वक्त के लिए बहुत चंद ख़ास बातें कहूँगा।
वो ये है कि हमें ये देखना है असल कि कौन आदमी काम करने वाला है, किसने क्या किया है, ये मुआवजा करना है किसने क्या किया है, कौन क्या कर सकता है, किसमें कितनी ताकत है, और सबका किरदार, सबकी एक्टिविटीज़ आपके सामने है। बिल्कुल हमें लोगों को ये समझाना है कि कौन हमारी उम्मत के लिए, हमारी कौम के लिए कौन खड़ा रहेगा, कौन उसकी फलाह और बहबूद के लिए काम करेगा। बहुत सी बातें सुनने में आती हैं कि कमाल भाई ने ये किया, वो किया, फला किया कब्रिस्तान पे। मैं ये कहता हूँ कि जो काम इन्होंने कर दिया, हमदर्द के बाद इस्लामिक सेंटर के बाद ये इदारा, जो आज ये इदारा इतना अच्छा चल रहा है, बच्चे निकल रहे हैं, अरे कर तो दिया, कुछ तो कर दिया। आप ये देखो, इसको बढ़ाओ ना, और बढ़ाओ, इसी तरह और जगह भी बढ़ाओ। अब मैं एक छोटी सी जगह से आता हूँ, संभल से। हमने पढ़ा, अलीगढ़ गए, निकल गए, LLM किया, सुप्रीम कोर्ट आ गए, हाई कोर्ट आ गए, आज 40 साल हो गए वकालत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी इलाके में ऐसी जगह नहीं है जो हमने स्टे नहीं कराई हो, कॉलोनियों को बसाया, सब कुछ किया, अल्लाह ने कुव्वत दी, अल्लाह ने कराया। उसके अलावा ये है कि संभल जैसी जगह में कोई इतने MP 50-50 साल रहे, सब लोग जानते होंगे उन्होंने कितनी लंबी पारी खेली है, लेकिन एक स्कूल, प्राइमरी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल कुछ नहीं बना के गया। तो ऐसे लोगों के सामने, दूसरा सामने है अमानुल्लाह साहब का कि वो कितने बोल्ड हैं, क्या कर सकते हैं, कैसे, और इनको अकेला मत समझिए, इनको अकेला मत समझिए, इनके साथ ऐसी ताकतें बैठी हैं जो बड़ी बड़ी सरकारों से नहीं डरते, जो बड़े बड़े तूफानों से नहीं डरते। तो ये जो काम करने वाले हैं उनको आगे बढ़ाइए, उनको मत बढ़ाइए। जो हमारी सकाफत का, जो हमारे मकसद का और हमारे उसूलों का और हमारे सारी जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उनकी स्लॉटरिंग में माहिर हो, वो सिर्फ स्लॉटरिंग कर सकता है। मुझे याद है कि इतने साल जब भी हम गए वहाँ पे तो कभी कोई पढ़े लिखे लोगों की बात नहीं हुई, बल्कि ऐसा लगता था कि हम किसी दलाली के अड्डे पे आ गए। मैं खुलेआम कहता हूँ, मैं नहीं डरता किसी से, इसलिए कि जो बात सच्चाई वो कहनी चाहिए, अगर नहीं कहेंगे तो उसका नुकसान बहुत लंबा होगा। और किन लोगों ने घेर रखा है, और अगर ये उनको पता होता जो इसके बानी हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन्हें पता होता कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें ढूंढना पड़ेगा कि इसे कौन बचाएगा, तो शायद उसका वो कोई ना कोई अदारा करते या इसको नहीं बनाते। मगर आज RSS के हाथों में सच्चाई है, वो जानने को तैयार है। अब हमारी जिम्मेदारी है, हम हिसाब दे हैं अल्लाह के सामने, अपनी कौम के सामने। क्या सबसे बड़ा मकसद जो है वो है प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, दो का, उनको करना है, उनको जिताना है। अगर हम इसमें कामयाब हो गए कि हम अपने लेवल पे सब लोगों को कन्विंस करें कि कौन इसके लिए अच्छा होगा, और उस वोट को हम इधर उधर बिखरने से बचा लें उनके। वो ये भी सही कहा कमाल भाई ने कि ये ऑफर भी उन्हें दिया गया है कि आप अगर अपने को बचाना चाहते हैं तो इस कैंडिडेट को, काली गोटी को ले आइए, जिता लीजिए। तो भाई ऐसी ऐसी बातें जब हो रही हैं तो मैं समझता हूँ कि अब हमें बहुत ही सतर्क रहना है, होशियार रहना है, और अल्लाह के तरीक़े। अब ये एक शेर में पढ़ूँ हजरा सा कि सुपरमैन और ये सब सुनते होंगे आप, बनते जा रहे हैं, उसके बाद क्या क्या बन गए, यूपी में भी हुआ, सेंटर में हुआ। लेकिन ये कि ये तो मुमकिन है किसी रोज़ खुदा बन बैठे, ये तो मुमकिन है किसी रोज़ खुदा बन बैठे, गैर मुमकिन है मगर शेख का इंसान होना। गैर मुमकिन है किसी शेख का इंसान होना। थैंक यू वेरी मच, वेरी काइंड ऑफ यू सर। इससे पहले कि हम अफजल भाई को बुलाएं, एक लास्ट सैयद फैसल अली साहब तशरीफ रखते हैं, तो प्लीज फैसल अली भाई प्लीज तशरीफ लाएं। सैयद भाई आपको तो जरूरी है, माशाल्लाह रिनाउंड जर्नलिस्ट, माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम अज़रमानुल्लाह साहब, कमाल फारूकी साहब, उद्दीन साहब, हाज़रीन महफिल। मुझे कुछ कहने के लिए कहा गया है, कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। अफजल भाई के बारे में अगर बात करना हो तो इनकी ज़िंदगी एनेक्डोट से भरी हुई है, हादसा से, किस्सों से, कहानियों से, और इस तरह का इनका अपना पूरा 40 साल का कार्यकाल रहा है, जो पीरियड उन्होंने गुजारा है सर्विस में और सर्विस के बाद भी, तो वो इस तरह का है कि एग्जेम्पलरी है। एक दो बातें अभी कोई साहब यहाँ पे कह रहे थे, लेकिन
बहुत सारी बातें नहीं आ पाई और मुझे लगता है कि मैं उन बातों को यहाँ कहना शुरू करूँ अपने अंदाज में तो बहुत ही मज़ेदार बातें भी हैं, लेकिन काफ़ी वक्त लग जाएगा। तो उसमें ना जाते हुए एक छोटी सी बात आप लोगों को अर्ज कर दूँ कि अफजल मानुल्लाह साहब 79 बैच के IAS अफसर हैं और उनके दौर के बहुत कम IAS ऑफिसरान को आप देखिएगा कि लाल बत्ती और बंगले से परहेज करते हों। यहाँ तो मारा मारी ये है कि जो PCS अफसरान है, किसी को मैं ये नहीं करना चाह रहा, ऑफर करना नहीं चाह रहा हूँ, वो भी बंगले और गाड़ी के लिए मारा मारी करते हैं। मैंने वो दौर भी देखा है जब अफजल मानुल्लाह साहब बिहार के होम सेक्रेटरी थे, दर्जा इनका एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का था या चीफ सेक्रेटरी का था उस वक्त, और इनकी बेगम मोहतरमा रवीना मानुल्लाह वजीर थी, बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थी, और उनके छोटे भाई एहसान मानुल्लाह साहब वो हाई कोर्ट के जज थे। तीनों लोग बेहतरीन बंगलों के हकदार थे और कभी भी मिल सकता था, लेकिन तीनों ने कभी भी अपने बंगले का रुख नहीं किया और तीनों हमेशा 133 जो इनका आबाई घर है पाटलिपुत्रा में, 133 पाटलिपुत्रा कॉलोनी में ही रहे। ये आपको दर्शाता है, ये आपको बताता है, यह जताता है कि किस तरह की शख्सियत इनकी और किस तरह की तरबियत होता है इनकी और इनके घर के लोगों की। मैं अभी कुछ इनसे सीखा है, तो हम लोग भी उसको अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करते हैं। अभी मैं फिल वक्त बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर हूँ, लेकिन चूंकि अफजल भाई का आर्डिन फॉलोअर हूँ तो मैंने भी अपना घर लेने से इनकार कर दिया, सरकारी घर में नहीं किया, नहीं कर। तो ये इनकी सोहबत का, ये इनकी तरबियत का और इनसे जो कुछ मैंने सीखा है पिछले 30-35 साल में, उसका ही नतीजा है। उसी दौर आप सबको ये पता होगा कि जब परवीन आपा मिनिस्टर थी तो एक छोटी सी बात है, वो दिन भी मुझे याद है, अफजल भाई के साथ पार्लियामेंट में बैठा हुआ था, उस वक्त पार्लियामेंट अफेयर सेक्रेटरी थे। इन्होंने कहा कि यार देखो फैसल, परवीन रिजाइन करने जा रही है, आप इस बात को सोचिए मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों कि लोगों की सारी जिंदगी गुजर जाती है, पूरी उम्र निकल जाती है, कोई मिनिस्टर होना तो छोड़िए, काउंसलर नहीं हो पाता है। वो बिहार सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थी, और छोटी सी बात, उस बात को मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत छोटी सी बात, उस पर उन्होंने दिल बना लिया कि रिजाइन करेंगे। और हम लोगों की लाख मुखालफत, लाख मान मुनव्वर, अफजल भाई की भी मान मुनव्वर, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने रिजाइन कर दिया। और यही बात खत्म नहीं हुई, किरदार की कितनी बड़ी थी और कितना अज़्म उनका स्ट्रॉन्ग था, ये समझिए कि उन्होंने रिजाइन कर दिया और पिछले साल उनकी वफात से पहले तक कभी भी परवीन आपा ने या इन्होंने रिटायरमेंट में बात उस वाक्य का कहीं जिक्र नहीं किया। नहीं तो एक बार आदमी रिजाइन करता है किसी ओहदे से तो उसको पूरी दुनिया में नॉट ऑन करके उसका फायदा उठाना चाहता है इन लोगों ने। ये होता है किरदार, ये होता है कैरेक्टर, ये होता है आदमी की अपनी शनाख्त। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात मैं आपको सुना सकता हूँ कि जब ये सऊदी अरब में कौंसल जनरल थे, उस वक्त मैं वहाँ अरब न्यूज़ का एडिटर हुआ करता था, सऊदी अरब का सबसे बड़ा मर्जी अखबार है। और वहाँ पे आप सबको याद होगा, बदर भाई को याद होगा कि वहाँ पे आग लग गई थी मीना, और बहुत सारे जहाज राम जल करके बहुत लोगों की मौत हुई थी। तो बहुत बड़ी तादाद हिंदुस्तान के हाजिरों की थी और ये वहाँ पे कौंसल जनरल थे। और उसके बाद इन्होंने CNN पे ये बाइट दी थी कि जो आग लगी है उसकी पूरी जिम्मेदारी सऊदी अरब के हुक्मरानों के ऊपर है, और इसको बचाया जा सकता था अगर इन लोगों ने सही से इंतजाम किए होते तो इतने लोगों की जान नहीं जाती। हम लोग सारे लोग, पूरा जर्नलिस्ट तबका था उस सहम गया कि अफसर साहब ने क्या कहा। इसलिए सऊदी अरब ऐसा मुल्क है जहाँ डिप्लोमेट्स को भी, एम्बेसडर्स को भी उस वक्त इम्यूनिटी नहीं थी, राज भी नहीं, और इस तरह के बयानात वहाँ कोई एम्बेसडर, कोई कौंसिल जनरल देने की सोच भी नहीं सकता, हत्ता कि अमेरिकन एम्बेसडर भी नहीं। इन्होंने ये बात कही और उसको CNN में लूप में चला के, आज भी आप उसको गूगल करके देख सकते हैं कि इन्होंने ये बात कही और बहुत मजबूती से कही, और वो पूरे 2-3 दिन तक चलता रहा। और हम लोग को यह खर्चा हो गया कि कहीं इनको भारत सरकार इनको वहाँ से बुलाना, लेकिन ये अपनी बात पे डटे रहे, एकदम इनका पूरा ये रहा कि नहीं, मैंने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। और उसका नतीजा ये हुआ कि उसी हादसे के बाद और उसी इतराज़ात के बाद जो इन्होंने तजवीज़ात वहाँ पर दी कि मेना में फायर प्रूफ टैंक लगा, जो आज आपको मेना देखते हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं इनका एक रोल है कि इन्होंने इस बात की निशानदेही सऊदी सरकार की। तो ये शख्सियत, मेरे भाइयों दोस्तों, मैं थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले रहा हूँ, मैं
लोगों के लिहाज से। मैं बहुत दूर हूँ इंडियन जो इस्लामिक सेंटर के इलेक्शन से। एक बार मैंने, क्योंकि तबीयतन मैं भले आज सियासत में हूँ लेकिन ट्रेनिंग तो मेरी सहाफ़ी के तौर पे है, तो मैंने सारे जो 4-5 मेन कैंडिडेट्स हैं उनकी मैंने ब्रीफ इंट्रो लिख दिया था, और उसके बाद कुछ लोग मेरे ऊपर चढ़ दौड़े, बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर इतराज़ात किया, लेकिन मैंने उनको बहुत बखूबी जवाब दिया। जिन्होंने पढ़ा होगा उन्होंने देखा होगा, ये एक बात मैंने लिखी थी और मुंहतोड़ जवाब दिया और लिखा भी करारा जवाब दिया। इसलिए कि अगर इनके किरदार पे कोई बात कह सकते हो, इनकी सलाहियत पे कोई बात कह सकते हो, इनकी ईमानदारी पे कोई बात कह सकते हो, इनकी एफिशिएंसी पे कोई बात कह सकते हो, इनकी इंटीग्रिटी पे कोई बात कह सकते हो तो कहो, और अगर नहीं कह सकते तो ये मानो कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं समझौता किया हुआ है। मुझे वो शेर बहुत याद आता है कि खतरे में है मेरे कबीले की आबरू, जो मुखबिरों में थे वो सरदार हो गए। तो जो लोग वहाँ पे मुखबिर थे वो सरदार हो गए। और इतराज़ात कर रहे हैं, सवालात कर रहे हैं अफजल अमानुल्लाह साहब। 3-4 दिन कबल की बात है, मैं असेंबली सेशन अटेंड कर रहा था बिहार में। मुझे एक साहब का फ़ोन आया दिल्ली से और कहा कि एक बहुत बड़े मुअज़्ज़ज़ साहब जो कैंडिडेट हैं प्रेसिडेंट के, वो आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने कहा मेरा तो कोई लेना देना नहीं है इंडिया इस्लामिक सेंटर के इलेक्शन से, उससे क्या बात करनी है। बोले नहीं, आपसे बात करनी। उन्होंने मुझसे बात की, बहुत देर तक बात की और कहा कि आप अफजल साहब से बात कीजिए और अफजल साहब के मेरी मीटिंग करवा दीजिए और हम लोग आपस में बैठ करके बात करना चाहते हैं। मैंने उनको बहुत वजह एक बात है कि ये बताइए आप अपने दिल पर हाथ रख करके कि आप दोनों में किसको मैदान में होना चाहिए। बोले यार कैसे भाई आप ऐसी बात कर रहे हैं। हम कहा मैं आपकी सलाहियतों को सलाम करता हूँ, आपकी खिदमत का अदब करता हूँ, एहतराम करता हूँ, लेकिन आज के मौजूदा वक्त में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को क्या चाहिए? एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, एक विजनरी, एक ऐसा इंसान जो वहाँ जो बुराइयां आई हैं उसको खत्म कर सके, ना कि कोई सियासतदान, ना कि कोई बिजनेसमैन। वो लाजवाब हो गए, बोले कि आप दिल्ली आइए तो उससे मिलिएगा। मैं जब कल दिल्ली पहुंचा, एयरपोर्ट से निकला, फिर उनका फोन आया। मैंने अफजल भाई को फोन करके बता दिया कि भाई अफजल मिलना चाह रहे हैं, आप मिलना चाहते हैं या नहीं। इन्होंने कहा नहीं, अब गुंजाइश नहीं है, कोई सवाल ही नहीं होता। मैं आपको सलाम करता हूँ अफजल भाई, इन सारी चीज़ों के बावजूद आप मैदान में डटे हुए। और मेरे भाइयों और दोस्तों, आप लोग इस बात को तय कीजिए कि बिरयानी खानी है, उसको क्लब बनाना है, या उससे कोई बड़ा और अहम काम लेना है। और अगर कोई बड़ा और अहम काम लेना है तो ऐसा आदमी चाहिए जिसमें अज़्म हो, जिसमें सलाहियत हो, जिसमें हौसला हो। ये जो शख्स बैठा हुआ, इनके अगर मैं कहानियां बताना शुरू कर दूं तो ये जब होम सेक्रेटरी थे तो चीफ मिनिस्टर को ना कह देते थे। ये वो शख्स है कि हमारे जो आज लीडर हैं उनको भी इन्होंने ना कहा। एक छोटा सा बता के अपनी बात खत्म करूँगा। ये हेल्थ सेक्रेटरी थे, हेल्थ मिनिस्टर साहब ने किसी का तबादला कर दिया। उन्होंने फाइल पे लिखा कि हेल्थ मिनिस्टर किसी चपरासी का भी तबादला नहीं कर सकते हैं, डॉक्टर तो बहुत बड़ी चीज़। काफ़ी तुतु में हुई कि अपनी बात पे कायम रहे और इन्होंने फिर वो डिपार्टमेंट छोड़ दिया। ये मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गए, मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हो गए। उस वक्त बिहार में जिनकी सरकार का नाम मैं नहीं भूला। उसके बाद इन्होंने 2.5 करोड़ का, अगर मुझे सही फिगर याद है, तो चीफ मिनिस्टर हाउस से बिजली का बिल भेजा। बड़ा हंगामा को फिर टीवी पे चलने लगा, ये क्या हुआ भाई? तो हुआ कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। तो इनके पास रिपोर्टर्स आए कि आपने आते ही ये क्या किया, जो आपसे पहले थे मेंबर उन्होंने क्यों नहीं किया। तो इन्होंने कहा उनसे पूछिए, हमने अगर गलत किया है तो बताइए। ये सारी चीज़ें तारीख में दर्ज हैं और पार्लियामेंट में भी इनके जो कारनामे रहे हैं, जो इनकी कारगुजारियाँ रही, उस पर पूरी किताब लिखी जा सकती है इंशाअल्लाह, कभी ना कभी मैं लिखी। लेकिन आप लोग इस बात का तैयार कीजिए, इस बात का कीजिए, इस बात को तय कीजिए कि आज की इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर की ज़रूरत एक बेहतरीन नुमाइंदा है, एक बेहतरीन शख्स है, एक वो इंसान है जिसने बहुत ईमानदारी से अपना जीवन गुजारा है, बहुत ईमानदारी से अपना काम किया है। उसके साथ के लोग हों, चाहे कुमार साहब हों, चाहे बदरुद्दीन साहब हों, चाहे रहमत साहब, जो भी हों, ये लोग हैं या वो लोग जो कल तक एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते थे, आज एक दूसरे के साथ गलबैयाँ करके एक साथ आपका वोट मांग रहे हैं। आप सब लोग पढ़े लिखे दानिश्वर लोग हैं, आप लोग इस बात को तय कीजिए और सबके यहाँ बिरयानी खाइए, सबके यहाँ आइए जाइए, लेकिन जब वोट दीजिए ये सोच के वोट दीजिए कि इस पूरे इदारे पे कहीं ना कहीं उन लोगों की नजर है जिनसे हम लड़ाई कर रहे हैं, संघ की नजर है, ऐसे लोगों की नजर है जिनको मैं अपने लफ्ज़ों में कहता हूं डिविसिव फोर्सेस, दे आर ट्राइंग टू कैप्चर, टेक ओवर IICC। आपसे बहुत बहुत मनाना, आप लोगों से
गुजारिश है इसको आप लोग नाकाम कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह एक सहाफ़ी ऐसा ही कर सकता है जैसा फैसल भाई की। माशाल्लाह very stic manner, very professional manner he has done what actually the historian could not have done. Thank you very much for the time. You are wonderful. Always you remain wonderful, inshallah. And council also. इससे पहले कि मैं आज के दूल्हा को बुलाऊं, दूल्हा कहता हूँ तो अजीब सा लगेगा, लेकिन फिर भी दूल्हा तो है साहब। इससे पहले कि मैं उनको बुलाऊं, हमारे बदरुद्दीन साहब जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट हैं और एक दो चीज़ें भूल गए थे कहना, तो आपसे कहना चाहेंगे 2 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर कैसे भाई 30 सेकंड होगा। 2 पॉइंट छूट गए थे आपके लिए, वो जानना बहुत जरूरी है। लोग फिर मैं आ गया। हम जब बम्बई गए तो हमारी 4 मीटिंग हुई, बहुत कामयाब मीटिंग हुआ। उसके बाद में एक अखबार में आर्टिकल छपता है कि अफजल अमानुल्लाह, बदरुद्दीन खान ये दोनों आरएसएस की टीम, और हम आरएसएस की मीटिंग है और इस पर कब्जा करना चाहते हैं। तो ये नैरेटिव जो बनाया गया था दूसरे लोगों के लिए, वो नैरेटिव हमारे लिए चलने लगे। ये अखबार में मुंबई में छपा आर्टिकल, मेरे पास वो आर्टिकल की कॉपी। तो हम लोगों की टीम को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, भ्रम पैदा करने की कोशिश की जा रही है। तो इस भ्रम में आपको आना नहीं है। दूसरी चीज़ ये, अभी 24 तारीख को एक एप्लीकेशन किसी हमारे मेंबर ने दाखिल की है कि जो मेरी मेंबरशिप है उसको फिर से टर्मिनेट कर दिया। तो क्या क्या साजिशें हो रही हैं इस टीम के खिलाफ? क्यों हो रही है? साजिश उस आदमी के खिलाफ होती है, उस टीम के खिलाफ होती है जो मजबूत होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मजबूती के साथ हम लोग डटे हुए हैं, डटे रहेंगे इंशाअल्लाह। और इस टीम को मुझे नहीं लगता कोई हरा पाएगा। और इस टीम में ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और नीचे जितने लोग हैं, इतनी मजबूत टीम किसी के पास हो। बस आप अपनी दुआओं से नवाजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद हुसैन साहब प्लीज तशरीफ लाएं। और आपसे दरख्वास्त ये है कि आप भी इनवाइट करें, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत को इनवाइट करने वाले आप भी उससे पूछिए कि वो क्या कहना चाहते हैं। आप भी आए, आप आए, सवाल करें और फिर इनवाइट करें। आइए, इंस्ट्रक्शन भी जरूरी है। हम लोग 1 to 1 मिले बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अफजल अमानुल्लाह साहब को इनवाइट करता है। मेरी बात जो है कि यहाँ मेरी बात है, मैं खुद यहाँ पे देखिए, मैं खुद पहले बन चुका था, लेकिन सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद जो है कहीं कहीं बात जाया करूँ, लेकिन मैं मशरूफ खुद अपने तौर पर बहुत हो गया। तो इस कारण सेंटर में कोई चीज़ नजर नहीं मुझे आई और मैं वहाँ जाऊँगा तो वहाँ से फायदा होगा, क्योंकि अपनी शादियाँ की या वहाँ पे वो चीज़ की नहीं अभी इसलिए जो है जब तक ये तमाम फैसिलिटीज मौजूद ना हों तो आदमी सिर्फ लोग खाने के लिए वहाँ जाते हैं, आमतौर पर मैंने देखा शादियों में जाते हैं और उसके अलावा कोई एक्टिविटी नजर नहीं आती, कोई काम होनी चाहिए। तो मैंने जो कुछ भी भेजा उसको भी पढ़ा और मुझे बहुत सी चीज़ें बहुत अच्छी लगी और मुझे उम्मीद है कि बदरुद्दीन साहब और आप टीम जो है जो कुछ भी करेगी वो उससे सेंटर को बहुत फायदा होगा, क्योंकि मतलब सेंटर बहुत बुरी तरह हम नहीं चाहते कि कोई जो है आते ही नारा तकबीर अल्लाह कहना शुरू कर दें। अगर कोई इस तरह की बातें करता है तो मैं वही उसको अपनी तरफ से ये सब बातें गलत हैं, असल चीज़ें काम क्या करना है सर्विस सेंटर में। तो वो मैंने देखा कि आपकी टीम जो है इस लायक है और
माशाल्लाह जो है बहुत अच्छा काम करेंगे। और सबसे खास बात ये देखा मैंने कि आपके पास टाइम 24 आवर समय हुए यहाँ से जो सभी के पास होगा वहाँ पे टाइम बहुत चाहिए चीज़ों जानकर खराबी बहुत बड़ी है, वहाँ पर काफ़ी टाइम देना होगा। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। वक्त का तकाजा है कि मुख्तसरी रखा जाए। मैं अपने बारे में कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि वो जो कागज़ है उसमें हमने अपने आप को पूरा खोल दिया है। उसमें हम क्या हैं, कहाँ से टपके नहीं टपके, क्या किया नहीं किया, और जो मेरा आइडिया है कि सेंटर के लिए क्या करना चाहिए वो हमने उसमें कर दिया है। तो अगर मेहरबानी करके आप लोग उसको पढ़ लेते तो वो काम बहुत आसान कर देता आपके लिए कि आप इस पहुँचने पर कि भाई कैसे आप चूज करेंगे। बुजुर्गों और दोस्तों, यहाँ पर हालांकि हम भी 20 साल से 2004 से मेंबर हैं, लेकिन ये सही है कि हमको यहाँ सेंटर में आने में ना कोई खुशी होती थी, ना हमको लगता था कि यहाँ हम वेलकम हैं, ना लगता था कि ये मेरा घर है, ये मेरा सेंटर है। ऐसा कुछ नहीं होता था। हम जाते थे, भाई खाना अच्छा मिलता था करीब में। मेरे यंग दोस्त बैठे हुए हैं जो करीब को चला रहे हैं, वहाँ पर वो भी आए हैं, उनकी मोहब्बत है। और तो बस उसके लिए आते थे। और फिर ये जब हम यहाँ से फ्री हुए सरकारी नौकरी से 65 साल के बाद, तो 2021 में हम आके यहाँ बच गए। मैंने अल्लाह को क्या मंजूर हुआ कि हमारी अहलिया की तबीयत ख़राब हुई और उस सिलसिले में बच गए, तो बच गए। अल्लाह ने बुला भी दिया। तो वहाँ से घड़ी में हम पड़े रहे और फिर हम सोचा कि हम कोई काम नहीं करेंगे। और रिटायरमेंट के बाद वैसे भी तो होता है कि आपको रिटायरमेंट के बारे में बहुत मशहूर हम बोलते थे लोगों को कि जब मेरा वक्त था तो मेरे पास वक्त नहीं था। 40 साल नौकरी करते थे, तो जब मेरा वक्त था तो मेरे पास वक्त नहीं था। और अब रिटायर करके हैं तो अब मेरे पास वक्त ही वक्त है, लेकिन मेरा वक्त नहीं है ना। तो लेकिन अब इसमें आने से एक जिंदगी का मकसद भी मिला। और हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इस इदारे को कुछ बुलंदियों पर ले जाना है, जिससे कि आपको खुशी महसूस हो, फख्र हो कि आप इस इदारे के मेंबर हैं। आप लोगों को सहूलतें मिलें, जिससे कि आप खुद भी आ सकें, अपने बाल बच्चों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों के साथ आ सकें। आपके लिए लाउंज की फैसिलिटीज़ रहे, आपके लिए और भी फैसिलिटीज़ रहे, लाइब्रेरी रहे, इस इदारे में सेमिनार भी हों, जर्नल निकले यहाँ से। और इंडिया का कल्चर जो कि हर सूबे का अलग अलग है, इस्लामिक कल्चर, उसका शोकेसिंग भी हो, और वर्ल्ड की तरफ उसका क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी हम लोग करें। यहाँ कुछ नहीं होता है। हम लोग कुछ लोगों को चाहते हैं, खास करके सीनियर सिटीजन भी चाहते हैं, उसके पास टाइम रहता है कि आए ऐसे जगह पर जहाँ बैठें और लोगों से मुलाकात हो सके, बात हो सके, और वक्त भी गुजरे और कुछ कंस्ट्रक्टिव वर्क हो। नथिंग हैपेंस हियर। तो उस हिसाब से इसको ये करना है। हम सिर्फ इतना प्रॉमिस कर सकते हैं कि वक्त देंगे, इंशाल्लाह पूरा वक्त देंगे। दूसरा, ईमानदारी के साथ देंगे, द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, ईमानदारी के साथ वक्त देंगे। और तीसरा कि जो भी मेजर डिसीजन होगा वो सारे लोगों से मशवरा करके,
बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो रहे, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो रहे, उनके साथ तो है ही है, लेकिन जितना मेजर डिसीजन है वो सब जनरल बॉडी की मीटिंग में ही पास हो। जैसे मेरा है 11 पॉइंट्स का और उसमें सब पॉइंट्स है, कोई ज़रूरी नहीं कि वो सब इम्प्लीमेंट किया जाए, वो आहिस्ते आहिस्ते चलेगा। और जब तक कि जनरल बॉडी अप्रूव नहीं करेगी काम नहीं होगा। दूसरा कि जो भी बदइंतजामी हुई है फाइनेंसेस का, उस पर तो जैसे सरकार में होता है वाइट पेपर निकलता है, वाइट पेपर निकलेगा कि क्या हुआ, कहाँ से पैसा आया, कहाँ गया, कितना पैसा गायब हुआ, जो भी नहीं हुआ अल्लाह जाने क्या हो, उसका होगा। सबसे अहम बात है कि इस्लामिक कल्चरल सेंटर का मेरे समझ से ये मुसलमानों की आवाज़ इसको बनना चाहिए, क्योंकि अगर 4000 इसके मेंबर्स हैं और सब पढ़े लिखे अच्छे लोग हैं, तो इनका एक जो जमात है उसका वज़न है। और अगर कोई चीज़ इस्लामिक सेंटर की तरफ से आवाज़ निकलती है कि ये गलत हो रहा है, या यहाँ पर ये है, या यहाँ पर ऐसा लॉ बना है वो गलत है, या ऐसा लॉ बनना चाहिए, जो भी हो, और वो सरकार तक पहुँचाना, वो भी इस्लामिक सेंटर का काम है। और उसके लिए हम लोग को तैयार रहना होगा। लोगों के पर्सनल मसाइल भी, फर्ज करिए कि आप ही को कोई मसला है, आपका कोई सरकार में आपका कोई स्कीम है जो फलाने मिनिस्ट्री में पेंडिंग है, अटक गया है, तो हमको कोई शर्म नहीं होना चाहिए कि हम जाएं उस मिनिस्ट्री में, वहाँ जाके मिलें ऑफिसर से। हम रह चुके हैं सरकार में, जानते हैं कि भाई सरकार में कैसे काम होता है, सीधी उंगली से, टेढ़ी उंगली से, जैसे भी हो, लेकिन आदमी जाके बात करके आपका काम का तो कोशिश कर सकता है। और आखिर में कि फर्ज करिए कि अल्लाह की जो मर्जी हुई, इलेक्ट नहीं हुए, जो भी हुए, ऐसा नहीं है कि अब रिश्ता टूटेगा, अब तो रिश्ता बना है, तो हम हाजिर तो रहेंगे लोगों के लिए, या आप लोगों के लिए जो नए नए रिश्ते, रोज़ लोगों से मुलाकात बात हो रही है, तो इतना बड़ा ये बन गया है समूह कि वो रिश्ता नहीं टूटेगा ना, जब तक आदमी है, हयात है अल्लाह के फजल से, वो रिश्ता टूटेगा। तो इलेक्शन नहीं, इलेक्शन जीतना नहीं जीतना, वो उतना मायने नहीं रखता है। आई विल बी अवेलेबल इंशाअल्लाह। और बोले थे जावेद है कि आवाज़ माशाल्लाह से आपकी ताकतवर है, तो अल्लाह ने इनको नवाजा है ज़बरदस्त आवाज़ से। तो और इसमें इलेक्शन में ठीक है, हल्दी घाटी की लड़ाई नहीं है, आता है तो तूफा आने दो, कश्ती का खुदा को हाफिज है कि नहीं। निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीर, वैसे दाने का तकदीर बदलने की कोशिश किया जाए इंशाअल्लाह। अगर कोई सवाल पूछना है तो पूछिए। हमने कोशिश किया है कि टीम छोटी ही से रखे, जिसमें हर आदमी को देखिएगा, हर आदमी इंडिपेंडेंट है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, मैंने कोशिश किया कि रगे गुल से बुलबुल के पर बांधते हैं, लेकिन सब बुलबुल फड़फड़ा रही है। तो सब इंडिपेंडेंट है। बड़ा अच्छा मैसेज हुआ है जी कि हाफ टाइम हाफ पैंट, क्या मामला है यार? हाफ पैंट क्या कहेंगे आप? हाफ टाइम हाफ पैंट हाफ टाइम। लाओ देखिए मैं दरख्वास्त करता हूँ अफजल भाई